कि बात आज की नहीं है, बात किसी भी दौर की है, आज की ज़्यादा है। हम सब इतने व्यस्त हैं कि हम जिनसे जुड़े हैं, जो नज़दीकी लोग हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, हमें पता भी नहीं चलता कब हमारे मुँह से कुछ ऐसा निकलता है कि उनको बुरा लग जाता है। ये भी हो सकता है कि हमारी नीयत एकदम ठीक रही हो, हमने सोच समझ के ना ही बोला हो, पर किसी खास कॉन्टेक्स्ट में किसी खास व्यक्ति ने मेरी किस बात को किस रूप में लिया, ये तो मुझे नहीं पता। कई बार ऐसा होता है कि मैंने अपनी ओर से कुछ गलत नहीं किया, पर सामने वाला मुझसे नाराज़ है, मुँह फुला के बैठा है। मुझे पता भी नहीं है, पता हो तो मैं उससे माफ़ी माँग भी लूँ, मुझे पता ही नहीं है। वो कहेगा भी नहीं, उसका भी गुरूर है, सम्मान है, आत्मसम्मान है, कैसे कहे? कैसे खुद याद दिलाए कि तुमने एक बार ऐसा कह दिया था तो मैं नाराज़ हूँ। तो जब मैंने सुना कि मेरे मेरे बहुत सारे दोस्त जैन परिवारों से आते हैं, उनमें से एक ने 8-10 साल पहले जब मुझे पहली बार व्हाट्सएप पे भेजा, मिच्छामी दुक्कडम, तो मुझे लगा पता नहीं क्या स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं, क्या लिखा है? और उसके आगे लिखा उसने कि यदि पिछले 1 साल में मुझसे कोई भूल हुई हो, त्रुटि हुई हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मुझे लगा क्या हो गया इसको? सब तो ठीक ही था। तो क्योंकि मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मैंने कहा जाओ माफ़ किया। कोई बात नहीं। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या मामला क्या है? तब उसने बताया। मैंने जैन फिलॉसफी पढ़ी हुई थी, पर ये संयोग से फिलॉसफी के हिस्से में नहीं था, पाठ्यक्रम में, किताबों में नहीं था। तो जब मैंने सुना कि साल में एक ऐसा दिन है जब आपको बिना किसी वजह के माफ़ी माँग लेनी है, कि शायद कोई गलती हुई हो, नहीं भी हुई तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि गलती हुई होगी और मुझे माफ़ कर दो भाई। मुझे लगा कि किसी समाज के रिश्तों को इंटैक्ट रखने के लिए, बनाए रखने के लिए ये कितना सुंदर त्योहार है। उस चीज़ की माफ़ी जो शायद मुझे याद भी नहीं। और अगर सब लोग इतने विनम्र हो जाएं, इतने हम्बल हो जाएं, तो झगड़ा किस बात का है फिर? और अगर यही स्थिति सारे धर्मों में हो जाए, सारे देशों में हो जाए, तो फिर क्यों झगड़ा है? और अगर एक बार पाकिस्तान हमसे मिच्छामी दुक्कडम कह दे तो दिक्कतें ही खत्म हो जाएंगी। फिर मैंने सोचा मिच्छामी दुक्कडम कहाँ से आया? तो मैं भाषा भी मेरा विषय रहता है, तो मैं समझ गया कि प्राकृत और पाली वाला मामला होगा। जब रिसर्च की तो पता लगा प्राकृत का है। तो संस्कृत के एक शब्द या वाक्यांश से यह बना, मिथ्या में दुष्कृतम। मिथ्या का मतलब दर्शन में अलग अलग होता है। शंकराचार्य ने मिथ्या को अलग सेंस में लिया, जैन दर्शन अलग सेंस में लेता है। यहाँ मिथ्या का मतलब है नॉन कॉन्सिक्वेंशियल, जो निरर्थक हो जाए, बीज रहित हो जाए। तो मिथ्या में दुष्कृतम, जो दुष्कृतम, दुष्कार्य, गलती मुझसे हो गई है वो मिथ्या हो जाए, मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ। और वही प्राकृत में आते आते मिच्छामि दुक्कडम हुआ। तो आज जो मुझसे मिस्टेक हुई, मैंने जूते पहन के पहला मंत्र सुन लिया, तो उसके लिए मैं आप सबसे मिच्छामि दुक्कडम कह देता हूँ और उसके बाद यहाँ से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। मैं ज़्यादा लंबा बोलने के लिए कुख्यात भी हूँ, तो आप मुझे संकेत कर दीजिएगा जब आपको लगे कि काफ़ी हो गया है, तो मैं तो मैं वहीं पर अपनी बात रोक दूंगा। तो विषय की जब बात हुई तो मयूर जी ने 2-3 सुझाव दिए। तो ये बोले कि हम सब की आजकल एक बड़ी दुविधा पेरेंटिंग को लेके है, अपने बच्चों को कैसे संभालें। जब मुझसे कोई कहता ना कि पेरेंटिंग की दुविधा है, बच्चों को कैसे संभालें, मुझे बच्चे भी दिमाग में आते हैं कि पेरेंट्स को कैसे संभालें ये। और मैं जनरली बच्चों के साथ खड़ा होता हूँ इस मामले में, पेरेंट्स के साथ में कम खड़ा होता हूँ। और मुझे सच में लगता है कि ज़्यादा सीखने की ज़रूरत पेरेंट्स को है, न कि बच्चों को है। और अभी कोटा में जितनी दुर्घटनाएं हुई, तो वहाँ के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं राजस्थान सरकार के, जो कोटा में डीएम भी रह चुके हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं चाहता हूँ कि आप भी इस प्रक्रिया में हमारी हेल्प करें बच्चों के लिए। मैंने कहा जिस दिन कहेंगे मैं आ जाऊँगा, जो कहेंगे मैं कर दूँगा, आप बताइए क्या करना है। बोले कोटा में बहुत सारे बच्चे हैं, हम चाह रहे हैं कि उनसे आप बात करें। मैंने कहा एकदम आ जाऊँगा, लेकिन अगर आप मेरी सलाह माने तो उनके पेरेंट्स से बात करवाइए, क्योंकि ये दिक्कत बच्चों की नहीं है, ये दिक्कत पेरेंट्स की है। तो उसके बाद से वो प्रोग्राम बन नहीं पाया, क्योंकि पेरेंट्स को बुलाना भी आसान काम नहीं है। बच्चों को तो घेर घार के आप बिठा सकते हैं, पेरेंट्स को आप कैसे बुलाएं। लेकिन
फिर पेरेंट्स की बात होते होते बात हुई कि थोड़ा सा बिजनेस इथिक्स से बात करेंगे, थोड़ा सा सुयश जी की विशेष इच्छा थी कि एम्पैथी पर बात करें जो आजकल समाज में कम हो रही है। तो अंत में ये हुआ कि सर आप बस आ जाइए, इन्हीं सबका मिला जुला के हलवा बना दीजिएगा, और बेसिकली हम आपको सुनना चाह रहे हैं और कोई ख़ास टॉपिक से मतलब है नहीं, बस आप आ जाइए और कुछ कुछ बातें अच्छी अच्छी कर लीजिए, बस इतना ही पर्पज़ है। तो फिर मैं उसी इरादे से आया हूँ। तो मैं शुरुआत पेरेंटिंग से कुछ बातों से करूँगा, उसी में एम्पैथी का जिक्र भी कर लेंगे, थोड़ा सा मौका मिला तो मयूर जी का फेवरेट विषय बिजनेस एथिक्स है, मौका मिलेगा तो उसको भी बीच में डिस्कस कर लेंगे। मैं क्योंकि अध्यापक हूँ और बच्चों से बात ज़्यादा करता हूँ, अक्सर मैं जब क्लास लेता हूँ तो बच्चों की संख्या अच्छी खासी होती है और ये बहुत चुनौती होती है कि उनको 3 घंटे 6 घंटे 8 घंटे बिठा के रखना। हमारी क्लासेस में बच्चों को ये छूट है कि वो जब चाहें उठ के जा सकते हैं। मेरी क्लास में विशेष रूप से और भी छूट है, वो सो भी सकते हैं क्लास में, मैं उनको कभी नहीं रोकता हूँ। इतना ही कहता हूँ कि नींद आए तो कोने वाली कुर्सी पर चले जाएं ताकि दीवार पे सिर लगे तो ज़्यादा चोट ना आए, ऐसे सिर पे झटका आ सकता है। वो मेरी क्लास में खा भी सकते हैं। मैं खुल के बोलता हूँ कि मेरी क्लास में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, खाने का मन करे खाते रहो, नींद आए सो जाओ, उठने का मन करे उठ के चले जाओ, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेरी क्लास में उठ पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, तो ये मेरा फेलियर है, आपका नहीं है कि मैं आपको रोक नहीं पा रहा हूँ। तो इसी बहाने मुझे फीडबैक भी मिलता रहता है कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग अपना हरकतें करते रहिए और मैं अपना काम करता रहूँगा। तो बहुत ज़रूरी होता है कि उन बच्चों को बहुत शुष्क तरीके से ना बताया जाए, थोड़ा रोचक तरीके से बात की जाए। रोचक तरीके से बात करने का एक ही तरीका है कि आप उनको कहानियों के माध्यम से बताएं, एग्जाम्पल्स के माध्यम से बताएं, एनेक्डोट्स इनको हम कहते हैं, घटनाओं के माध्यम से बताएं। और जैसे ही हम घटनाएं सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं अपने आसपास की, तो हमें किसी चीज़ का महत्व और कॉन्सेप्ट दोनों समझ में आते हैं। मैं जहाँ से ये बात करना शुरू करना चाहता हूँ वो ये है कि पेरेंटिंग के नज़रिए से हमारा समय दुनिया के इतिहास का सबसे मुश्किल समय है। पेरेंटिंग हमेशा मुश्किल रही है। मेरी राय में इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम माँ होना है, बाकी सारे काम आसान हैं। माँ बन के अपने बच्चे को पालना इतना मुश्किल काम है। मतलब बाप लोग जाते हैं, बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, बड़ी बात है, वो भी छोटी बात तो नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल है एक छोटे बच्चे के साथ 24 घंटे गुजारना, बिना क्रोधित हुए गुजारना, उसकी हर तरह की जिद, हर तरह की छटपटाहट, बेचैनी को झेलते हुए गुजारना, अपने जो करियर हो सकता था उसको दांव पे लगा के उसकी ज़िंदगी को संवारना। एक छोटा बच्चा एक स्टार्टअप जैसा होता है, क्योंकि जैन समुदाय है इसलिए मैं ऐसी भाषा ज़्यादा बोल रहा हूँ। एक स्टार्टअप जैसा है, आप उस पर 15, 17, 18 साल इन्वेस्ट करेंगे, बहुत सारी पूंजी खर्च करेंगे, समय खर्च करेंगे, तो जाके उसकी वैल्यूएशन बनती है। और नहीं तो जैसे स्टार्टअप्स फेल होते हैं, 1000 में से एक आधी पास होता है, बहुत सारे स्टार्टअप फेल होते हैं। तो ये परवरिश की दुनिया में भी होता ही है। जब मैंने कुछ घटनाओं की खोज की कि आजकल के चैलेंजेस क्या हैं, तो मैं घटनाएं पढ़ के बहुत घबरा सा गया। फिर मैंने कारणों की खोज की। मैंने देखा कि पिछले केवल 6 महीने की अगर मैं बात करूं या 2-3 साल की बात करूं, तो ये घटना कि किसी पेरेंट ने अपने बच्चे को मार ही दिया, किसी भी दौर की तुलना में ज्यादा हो रही है। फिलिसाइड एक शब्द होता है साइकोलॉजी में। फिलिसाइड का मतलब है अपने बच्चे को मार देना। फिलिसाइड जिस गति से हमारे समाज में इस समय है, उतना किसी दौर में नहीं था। आज के ही अखबार में खबर मैंने पढ़ी, परसों की खबर है। कर्नाटक का एक जिला है, उत्तरी कन्नड़ बोलते हैं उसको। एक माँ अपने बच्चे से इतनी परेशान हो गई, 6 साल का बच्चा था, ठीक से सुन नहीं सकता था, ठीक से बोल नहीं सकता था, कि अंत में उसने क्या किया, परसों एक नदी में जहां बहुत सारे मगरमच्छ थे, अपने बच्चे को फेंक दिया। और जब खबर मिली प्रशासन को, प्रशासन गए, तब तक बच्चे का मतलब जो डर था वो हो चुका था, उसकी मौत हो गई थी। तो मैं सोच रहा था कि इतनी क्या बेचैनी हो गई होगी, ऐसा क्या हो गया होगा।
फिर मुझे ध्यान है कि आज से करीब 4 महीने पहले गोवा और बेंगलोर के बीच का एक केस बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। एक महिला जो एक एआई स्टार्टअप की फाउंडर थी, सीईओ थी, उसने अपने 4 साल के बच्चे को मार दिया, ऐसा आरोप है, और वो अभी जेल में है। हम सोचते हैं कि हमारे देश में ही हो रहा, नहीं, दुनिया भर में हो रहा है। न्यू जर्सी का एक केस पिछले 20 दिन से काफी पॉपुलर हो गया है। 3 साल पहले एक फादर न्यू जर्सी अमेरिका में था, 6 साल का बेटा है, थोड़ा मोटा है। अच्छा, पेरेंट होना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आप बचपन में खुद प्रतिस्पर्धाओं में लगे रहते हैं और पेरेंट बन के एक नए किस्म का कंपटीशन हो जाता है। इसका बच्चा पढ़ने में मेरे बच्चे से ज़्यादा अच्छा कैसे हो गया, उसका बच्चा दिखने में मुझसे मेरे बच्चे से अच्छा कैसे हो गया। एक अजीब सी प्रतिस्पर्धा जिंदगी भर चलती रहती है। इसलिए पेरेंट होने में बहुत पेशेंस चाहिए, क्योंकि आपका बच्चा वैसा होगा नहीं जैसा आप चाहते हैं। हम सब डिजाइनर बेबी चाहते हैं, ऐसा बच्चा लंबा इतना हो, सुंदर इतना हो, इतना स्मार्ट हो, पढ़ने में तो ऐसा हो कि सबको पीछे कर दे, समझदारी में तो अलग ही लेवल का हो, उसके बाद भी आज्ञाकारी इतना हो कि हमेशा पैर ही छूता रहे। ऐसा कॉम्बो है नहीं दुनिया में कहीं भी, और ऐसे कॉम्बो आप भी नहीं थे अपने पेरेंट्स के सामने। जब आप नहीं थे अपने पेरेंट्स के सामने, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके बच्चे वैसे कॉम्बो बनेंगे? नहीं बन सकते। तो आपका बच्चा शायद पढ़ने में अच्छा होगा लेकिन थोड़ा मोटा होगा, पढ़ने में खराब है लेकिन दिखने में सुंदर है, दिखने में सुंदर हो गया, पढ़ने में भी अच्छा हो गया, पर बदतमीज है। कहीं ना कहीं तो मामला फंसेगा ही। और जब तक मामला घर के अंदर है मैनेज हो जाता है, जब बाहर जाने लगता है तो बड़ा पेशेंस चाहिए। लोग मजाक बनाएंगे आपके बच्चे का, 10 लोग आपके सामने चिढ़ा के बोलेंगे तुम्हारा बच्चा जो है ना देखने में भद्दा लगता है, आपका खून जल जाता है उस समय, अहिंसा का विचार हट जाता है उस समय। मन करता है कि अभी तो हिंसा हो ही जाए, बाद में अहिंसा देख लेंगे, ऐसा मन में आता है। स्वाभाविक सी बात है, सबके मन में आता है। तो उस आदमी के साथ जो हुआ न्यू जर्सी में, उसका बच्चा थोड़ा सा मोटा था। बहुत लोगों के बच्चे मोटे होते हैं, अमीर समाजों में ज्यादा है, अमेरिका में ओबेसिटी ज्यादा है, यूरोप में ज्यादा है। मेरा ख्याल है कि भारतीय समाज में जैन परिवारों में दिक्कत थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि जैन समाज भारत का सबसे अमीर समाज है। तो ये खतरा ज्यादा है, सीधी सी बात है, ये खतरा ज्यादा है, क्योंकि जहां एफ्लुएंस ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, सुविधाएं ज्यादा हैं, वहां ये खतरा ज्यादा है। सिंपल सी बात है। तो वो पेरेंट ऐसा था, बाप, एक दिन उसको शायद किसी ने कह दिया होगा तुम्हारा बेटा बहुत मोटा है, उसे गुस्सा आ गया। 6 साल का बेटा, उसने बेटे को पकड़ा कि चलो जिम चलो मेरे साथ। बेटे ने कहा पापा क्यों ले जा रहे हो, लेकिन उस समय उसको बचाने वाली माँ घर में नहीं थी, तो बाप घसीटता वो ले गया जिम उसको, और ट्रेडमिल चलाए कि चलो दौड़ो इस पे। ट्रेडमिल तेज कर दिया, बच्चा पूरी ताकत से दौड़ रहा है लेकिन नहीं दौड़ पा रहा, धम से गिरा नीचे। बाप ने 2 झापड़ मारे, फिर चढ़ाया ट्रेडमिल के ऊपर। 5-6 बार वो गिरा, और ऐसा गिरा कि उसकी मौत हो गई। और अब 3 साल बाद इस घटना के, लगभग 3 साल हो गए इस बात को, अब केस शुरू हुआ है, उसके फादर जेल में हैं। 30 साल की सजा का प्रस्ताव दिया गया सरकार की ओर से, क्योंकि वहां प्ली बार्गेनिंग होती है कि इतनी सजा ले लो तो केस नहीं चलाएंगे, नहीं तो केस चलाएंगे। तो उसने कहा कि मैं सजा नहीं मानूंगा, तो केस चल रहा है, बाप जेल में। ये घटनाएं इतनी मात्रा में पहले नहीं सुनी जाती थी। पहले किसी माँ का अपने बच्चे को मारना केवल एक स्थिति में होता था कि माँ अविवाहित है, वो ऐसी स्थिति में फंस गई है कि कुछ कर नहीं सकती है, उसके लिए जिंदा रहना मुश्किल है, तब भी वो मारती नहीं थी, कहीं छोड़ देती थी, भाग जाती थी। ऐसी ये घटना में कबीरदास का इतिहास हम पढ़ते हैं। यहूदियों के जो प्रवर्तक हैं हजरत मूसा, उनका इतिहास भी ऐसा है। उनकी माँ ने भी उनको इस तरह से एक नदी के पास छोड़ा था, और फिर वहां से जो राज परिवार था उसने उसको अपना लिया था। ये घटनाएं बढ़ रही हैं, इसका मतलब पेरेंट्स का जो पेशेंस का लेवल है वो दुनिया के इतिहास का सबसे कम इस समय हो चुका है। एक तरफा नहीं है, ये बच्चों की साइड से भी है। अगर आप बच्चों का मनोविज्ञान देखेंगे तो वो भी बहुत अच्छे सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं इस समय। अभी 2-3 महीने पहले बेंगलोर में घटना घटी है। 14 साल का एक बच्चा, 15 साल का उसका भाई, 2 भाई हैं,
14 साल के बच्चे ने अपने माँ बाप दोनों की हत्या कर दी। एक बहुत बड़ा बोल्डर उनके ऊपर फेंका, बाप के ऊपर। पिता को मारना चाह रहा था, माँ दुर्भाग्य से क्योंकि साथ में थी, उसकी मौत हो गई। और फिर पूछा गया कि ऐसा क्यों किया भाई तुमने? उसने जो कहा वो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। उसने कहा पिछले कुछ समय से मुझे और मेरे भाई को एलर्जी हुई, उस एलर्जी की वजह से हमारी त्वचा कहीं कहीं जल गई, काली हो गई। और रोज हमारे पापा बोलते थे, मतलब गालियां देते थे कि तुम कितने भद्दे दिखते हो, बदसूरत दिखते हो, क्या करते हो, बदतमीजी करते हो, कुछ गलत काम करते हो, इसलिए ऐसा हो गया है। और उसने पुलिस को बताया कि एक तो मैं खुद परेशान कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, और जब मैं घर आता था इस उम्मीद में कि घर पे कम से कम घर पे तो लोग मुझे समझेंगे, वहां तो प्रेम मिलेगा, वहां तो अनकंडीशनल तरीके से मुझसे बात होगी। वहां भी गालियां पड़ती थी, रोज गालियां सुनता था। और एक दिन जब गालियां बहुत ज्यादा हो गई, नहीं झेल पाया, तो मैंने कदम उठाया और मुझे इस वक्त का कोई अफसोस नहीं। ऐसी घटनाएं। 14 साल का बच्चा है सिर्फ। आप इंटरनेट पे केवल एक चीज सर्च करके देखिए कि ऐसी माताएं या पिता बूढ़े जिनको बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया हो। मैंने यूं ही परसों नेट पर सर्च किया, ओल्ड एज पेरेंट्स हु हैव बीन थ्रोन आउट बाय देयर चिल्ड्रन फ्रॉम द होम। मुझे लगा एक आध घटना सामने आएगी, कुछ पढ़ूंगा उसके बारे में। इंटरनेट के कई पेजेस भर गए, घटनाएं खत्म नहीं हो रही थी। और जो मोस्ट रिसेंट घटनाएं थी उनमें से एक थी बंगाल की, एक ऐसी औरत जिसका पति मर गया, 90 साल की है, 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे उन घरों में रहते हैं जो उस महिला के पति ने और उसने मिलकर बनाए थे। और 7 बच्चों ने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया, जिस जगह में रहती थी। 12/7 की घटना है। 12/7 एक जगह है बंगाल में, वहां की घटना है। अब माँ घर में है, कैसे निकाले? किराए पर एक टीम को हायर किया, बदमाशों की टीम को। वो आई, माँ को उठाया, रात को लेके गई और कहीं फेंक के आ गए, सिर्फ इसलिए कि इस बुढ़िया का झंझट कौन उठाए। जब ऐसी घटनाएं, आप भी पढ़ते ही होंगे अखबारों में, मैं भी पढ़ता हूं। और जब जब ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं तो हमें बहुत केयरफुल हो जाना चाहिए कि कुछ ऐसा हो रहा है जो ठीक नहीं है। और ये मामला ये कह के टाल देना कि बच्चे आजकल ठीक नहीं हैं, ये पेरेंट्स का सबसे आसान सेफ मैसेज है कि आजकल के बच्चे ठीक नहीं हैं। हमें समझना चाहिए कि ये मामला बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है, कि उनसे कहीं कोई ऐसी गलती तो नहीं हो रही कि ऐसी घटनाएं हमारे समाज में ज़्यादा हो रही हैं। तो मैं भी एक पेरेंट हूँ। पेरेंटिंग पर बोलने का बहुत हक मुझे नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा कोई 30 मार का पेरेंट नहीं हूँ। मेरा बच्चा भी बड़ा साधारण सा है, सामान्य सा बच्चा है। पर मुझे एक बात का सुकून है, मैं उसकी साधारणता को बहुत एंजॉय करता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। और जो सबसे अच्छा बाप मुझे लगा पिछले 10-20 साल में इस समाज में, सबसे अच्छा बाप, वो मध्य प्रदेश के सागर में रहता है, एक कॉन्ट्रैक्टर है। 2018 में एक खबर पड़ी, मैं पढ़ के दिन भर खुश रहा उस खबर को पढ़ने के बाद। उसका बच्चा 10वीं क्लास में फेल हो गया। अब हम सबके बच्चे फेल होते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, पूरी क्लास में फेल नहीं होता, एक आध सब्जेक्ट में फेल हुआ, कहीं नंबर कम आ गए, ये सब होता ही है हमारे साथ, कौन सी खास बात इसमें है। पर हम सब छिपाने में लग जाते हैं। हम सब बच्चों पर दबाव बना बना के उनको कोटा भेजते हैं, और फिर हम खबरें पढ़ते हैं कि एक साल में 25-30 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो दबाव झेल नहीं पाए सफलता का। उस बाप को बड़ी चिंता हो गई कि मेरा बच्चा फेल हुआ है, उसके आसपास के बच्चे चिढ़ाएंगे, उन बच्चों के पेरेंट्स चिढ़ाएंगे, बुलिंग होगी, इस बच्चे पर दबाव ना हो जाए। उसने क्या किया, उसी दिन शाम के समय एक बहुत बड़ी पार्टी दी, सबको बुलाया, एक पार्टी है, बताया नहीं क्यों बुलाया, बच्चे को उसमें बुलाया और सबके सामने बोला, ये पार्टी इसलिए है कि मेरे बच्चे ने मेहनत की थी, फेल हो गया कोई बात नहीं, मैं एकदम इसके साथ हूं, और ये बच्चा मोटिवेशन के साथ अगले साल आपको पास होकर दिखा देगा, डरने की बात नहीं। और
मैं दंग रह गया कि कोई बाप इतना सुंदर कैसे हो सकता है, इतना खूबसूरत बाप, कि मेरा बच्चा फेल हो गया। मैं तो इसको भी सेलिब्रेट करूंगा, भाई मेरे बच्चे ने मेहनत की थी, नहीं रिजल्ट आया तो क्या हो गया। मैं क्यों एक्स्ट्रा वजह बनूं कि उस बच्चे के डिप्रेशन में जाने की, एंग्जाइटी में जाने की। और वो खबर पढ़ के मुझे लगा कि ये तो एक फिल्म बनाने लायक खबर है। आजकल मैं खबरें पढ़ता हूँ तो मुझे वो भी दिमाग में आने लग गया कि फिल्म किस पे क्योंकि पिछले कुछ साल मेरा वैसा एक्सपीरियंस भी रहा इस फिल्म के स्क्रिप्ट लिखने के दौरान। ट्रेनिंग ऐसी हुई कि अब हम खबर पढ़ते सोचते हैं कि फिल्म में कैसे सेट होगा, कैसे फिल्म में ला सकते हैं इस बात को। अच्छी खबरें भी है, लेकिन बुरी खबरों का अनुपात थोड़ा सा बढ़ा है। और तब मैं ये सोचने पर मजबूर होता हूँ कि क्या ऐसी वजह है। ये तो बहुत आसान बात है कि मैं कहूँ कि जो बात हमारे ज़माने में थी वो आज के ज़माने में नहीं है। अरे हमारे ज़माने के बच्चे जैसे होते थे आज के ज़माने के नहीं होते। ये तो बात हर बूढ़ा आदमी बोलता है अपने बच्चों को। आपके पेरेंट्स आपको बोलते थे, आप अपने बच्चों को बोलते होंगे, तो सामान्य बात है। लेकिन हमारी नई पीढ़ी सचमुच एक ऐसे दौर में है जो मानवता के इतिहास में आज तक नहीं आया है, और इसको हम जितना जल्दी समझ लेंगे उतना अच्छा रहेगा। हम जब बच्चे थे, हम स्कूल जाते थे, स्कूल में कुछ गड़बड़ हो भी गई तो स्कूल में बात खत्म हो जाती थी। बहुत हुआ तो पेरेंट्स के पास चिट्ठी आती थी, फिर घर में पिटाई होती थी, उतना ही मामला था। थोड़ा स्कूल में पिटे, थोड़ा घर में पिटे, मामला खत्म, बात खत्म हो गई। स्कूल में आपने कुछ गलती कर दी, चार लोगों ने चिढ़ाया, थोड़ी बुलिंग हुई, सब लोग हंसे, आपके दो आंसू निकले, ठीक है, बात खत्म हो गई। उसके बाद आप पर इम्पैक्ट किसका था? टीचर का था, पेरेंट्स का था, स्कूल के दोस्तों का था, गली के दोस्तों का था। इतनी दुनिया हमारी होती थी। हम खूब खेलते थे स्कूल के बाद, स्वाभाविक था, कुछ और था ही नहीं खेलने के लिए। हम क्या करते, खेलते ही थे। कभी क्रिकेट खेला, फुटबॉल खेला, कंचे खेले, गुल्ली डंडा खेला, सब कुछ खेला। पर खेला, घर से बाहर निकले, खेले हम लोग। जब मेरा स्कूल खत्म हो रहा था उस समय वीडियो गेम्स आनी शुरू हो गई थी। मारियो नाम की एक वीडियो गेम आई थी जिसका मैं बाद में चैंपियन बन गया था। मैंने ठीक ठाक उसमें अभ्यास किया था, और उसके लिए खेलने के लिए स्पेशल जगह जाना होता था। एक वीडियो गेम शॉप होती थी, घर से पैसे चुराने होते थे या मांगने होते थे, क्योंकि वहाँ पैसे लगते थे। पैसे इतने कहाँ से आएंगे? फिर आप वहाँ खेलेंगे, दीवानों की तरह खेलते रहेंगे। वो शुरू हुआ था। आज के बच्चों की जो हालत है, मुझे क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स मिलते हैं, बहुत सारे बच्चे भी मिलते हैं। कई बच्चे मेरे पास आके जब अकेले में बात करते हैं तो कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो पेरेंट्स हमें नहीं बोल सकते हैं। मुझे उनके पेरेंट्स पे तरस आता है। जो घटना मैं आज तक नहीं भूल पाया, मुझे एक बच्ची ने आज से 15 साल पहले आके क्या कहा, लगभग रोते हुए, कि मैं आईपीएस बनना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो उसमें रोने क्या बात है, आईपीएस तो खुश होकर बनो, रो के क्यों बनना है? तो उसने कहा आईपीएस इसलिए बनना है कि आज से कुछ साल पहले गांव में मेरा गैंग रेप हुआ था। अभी मामला सीरियस हो गया, मैं चुप हो गया। मैंने पूछा फिर आपके पेरेंट्स ने क्या एक्शन लिया, पुलिस में रिपोर्ट किया नहीं की? उसने कहा नहीं, पुलिस तो बात की बात है। मेरे जीवन की सबसे बड़ी दुविधा ये है कि मैं अपने पेरेंट्स को बता नहीं सकती, क्योंकि वो मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे, मेरी ही गलती निकालेंगे। तो मैंने कहा तुमने बताया नहीं पेरेंट्स को? बोले नहीं, ना बताया है, ना बता पाऊंगी, आज तक किसी को नहीं बताया है। रोज घुटती हूं अंदर ही अंदर, आज पहली बार आपको बता रही हूं। और आईपीएस इसलिए बनना है कि जो मेरे साथ हुआ किसी और के साथ ना हो। और मैं तब से सोचता हूं कि वो कितने अभागे और मूर्ख पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चे से ये बात नहीं कर सकते। आपका बच्चा गैंगरेप का शिकार हो गया और उसमें इतनी हिम्मत है कि उस चीज को झेल गया, आपको नहीं बता पा रहा, क्योंकि उसको आप पर इतना भी भरोसा नहीं है कि आप उसकी बात सुन पाएंगे। जितने रेप हमारे समाज में होते हैं उनमें से 95% घर के अंदर होते हैं। घर के मेंबर्स या दूर के रिश्तेदार या आस पड़ोस के लोग करते हैं। और उनमें से शायद 10% से ऊपर की खबर किसी को लगती नहीं है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि जब जब कोई बच्ची अपने पेरेंट्स को बोलती है कि ऐसा हुआ है,
पेरेंट्स कहते कि नहीं, तूने गलती की होगी, या छुपा दे, दबा दे बात को, चुप रहे, दूर रहा कर उनसे। हिम्मत नहीं करते कि हिसाब बराबर करें, अपनी बेटी का हक मांगे उस आदमी से, इतनी हिम्मत नहीं करते हैं। ऐसे बुज़दिल समाज में क्या होगा? डिप्रेशन नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी तो क्या होगा? और उस लड़की की बात सुन के मैं हिल गया था। ये अलग बात है कि उस लड़की ने बहुत मेहनत की, बाद में आईपीएस बन भी गई। उसके बाद वो क्या कितना कर पाई मुझे नहीं पता, पर मेरा ख्याल है कि जिस जिस ज़िले में वो रहती होगी, कम से कम उस ज़िले की लड़कियां और बेटियां महफूज रहती होंगी। लेकिन वो तो एक अलग बात है, उसने क्या किया अलग बात है। एज पेरेंट्स हम क्या कर रहे हैं ये अलग बात है। और जो मैं अब बताने वाला हूं वो तो और घबराने वाली बात है। आज का समाज, आज की स्थितियां कैसी हैं? हमारे बच्चों की सबसे बड़ी उपलब्धि भी, सबसे बड़ी चिंता भी ये है कि वो इंटरनेट के दौर के पैदाइशी बच्चे हैं। हमारी जनरेशन वो है जिसने सारे चेंजेस को देखा। हम लोग दुनिया के सबसे रोचक जनरेशन के लोग हैं, जो मेरी जैसी उम्र के लोग हैं, 40-50। मैं 50 का हूँ, आप तो 40-30 के लग रहे हैं देखने में। तो मतलब जो 40-50-55 की उम्र के लोग हैं, इतनी इंटरेस्टिंग जनरेशन इस दुनिया के इतिहास में कोई नहीं है जितनी हमारी है। हम जब पैदा हुए तो टेलीविज़न आने वाला था। टेलीविज़न हमारे दौर में 1975 में पैदा हुआ भारत में। टेलीविज़न से लेकर फिर कलर टीवी, फिर वीसीआर, वीसीपी, वहाँ से होते होते फ़ोन जिसमें घुमा घुमा के फ़ोन करना पड़ता था। फिर थोड़े अच्छे फ़ोन होने लगे, वायरलेस होने लगे। मोबाइल फ़ोन पहली बार जिसमें इनकमिंग आउटगोइंग 16 रुपये पर मिनट हुआ करती थी। वो ऐसे फ़ोन बटन वाले जिनसे आप कील भी ठोक सकते हैं, ऐसे फ़ोन हुआ करते थे। कितने साल के बाद पहली बार स्मार्टफ़ोन आने शुरू हुए, फिर पता लगा कि फ़ेसबुक भी कुछ होता है, फिर पता लगा व्हाट्सएप भी कुछ होता है, फिर पता लगा कि रोबोटिक्स भी होने लग गया है, फिर पता लगा आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस भी होने लगी है। और आज हम उस बिंदु पर आ चुके हैं, मुश्किल से 2 साल की बात है, मशीनें अंतिम रूप से इंसान को हराने वाली हैं, हर मामले में हराने वाली हैं। जो खुशफ़हमी हम सबको हैं, वो सब खत्म होने वाली, बहुत जल्दी, मैक्सिमम 2 साल का समय है। अभी एआई आ गई है। जिस दिन एजीआई ठीक से आ गई, एजीआई का मतलब है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, और एआई की दुनिया के सबसे बड़े धुरंधर सैम ऑल्टमैन ने कल ही एक इंटरव्यू दिया, कल या परसों में, और कहा है कि चैट जीपीटी 4, जिसको आप बहुत बड़ा समझ रहे हैं कि कमाल हो गया है, वो अगले 2 साल बाद हास्यास्पद मानी जाएगी। वो प्रिमिटिव किस्म की टेक्नोलॉजी है, इतनी हास्यास्पद मानी जाएगी कि इतना भद्दा काम भी क्या हमने किया था कभी। और आज हम चैट जीपीटी को देख के दंग रह जाते हैं। कुछ भी करना हो, फोटो बनानी हो, वीडियो बनाना हो, रिसर्च करनी हो, कुछ भी करना हो, आप चैट जीपीटी को ठीक सा प्रॉम्प्ट दीजिए। मतलब मैंने कई बार ऐसा करके देखा। एक विषय पर रिसर्च करनी है, पहले मुझे दिन भर लगता था 24 घंटे रिसर्च करने में, अब 24 सेकंड लगते हैं, वो सब कुछ करके देता है। और आज से 2 साल बाद ये प्रिमिटिव होने वाला है, आदिम होने वाला है, उसके बाद तो पता नहीं क्या होगा। इस दौर में जो बच्चे पैदा हुए, जिनको जेन जी और पता नहीं क्या क्या आजकल हम बोलते हैं, जनरेशन जी है, जनरेशन वाई है, हर 5-7 साल में चेंज हो रही जनरेशन आजकल। ये किस दौर के बच्चे हैं? ये पैदा होते हैं, जैसी माँ थोड़ी परेशान है, बाप परेशान है, खट से उसको मोबाइल फ़ोन दे दिया, या टेलीविज़न पे लगा दिया कोई अच्छा सा टीवी चैनल जिसपे वो सब आ रहा है, राइम्स आ रही हैं, अच्छी अच्छी वीडियो के साथ आ रही है, कार्टून फिल्म आ रही है, और बच्चे को पता लग गया कि एक मेरा बाप है, एक मेरी माँ है, और एक इन दोनों से ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक और है, ये बड़ा सा, इसमें हमेशा बढ़िया चीज़ें आती हैं, ये तो कभी कभी गुस्सा करते हैं, ये वाला ज़्यादा अच्छा है, तो टीवी पे ज़्यादा उसको मज़ा आने लगता है। अब रात को सो रहे हैं, वहाँ तो टीवी भी नहीं है, तो फिर फ़ोन दे दिया, फिर बच्चा फ़ोन में। कई बच्चे आजकल ऐसे हैं जो किताब जब पहली बार देखते हैं, किताब पे ऐसे ऐसे करते हैं, क्योंकि वो जिस दौर के बच्चे हैं उनको अखबार पे, किताब पे, इतना ही नहीं, दीवार पे ऐसे करने लग जाते हैं, टेबल पे ऐसे करते हैं कि बड़ी क्यों नहीं हो रही टेबल, क्योंकि वो क्या करें, उसी दौर के बच्चे हैं। ये तो मज़े की बात है कि अच्छा फ़ोन है, माँ की चिंता कम, बाप की चिंता कम हो गई, फ़ोन दिया, हम मस्त हो गए। लेकिन साथ में और क्या क्या आता है? इन बच्चों का खेलने का मन नहीं करता, क्योंकि इनके पास खेल से ज़्यादा रोचक चीज़ें हैं।
मुझे अच्छे से याद है कि हमने पहली बार 5वीं 6ठी क्लास में जाके ऊट पटांग चीजें पढ़नी देखनी शुरू की थी स्कूल में। पहले क्या है, पेरेंट्स हैं घर में, पेरेंट्स के होते हुए हिम्मत नहीं हो सकती, ना दिमाग में कुछ आता था। स्कूल गए, हर स्कूल में क्या होता है, एक आध बच्चा होता है जो नेता होता है क्लास का, जो कहीं कहीं से ज्ञान लेके आता है और सारे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करता है कि भैया तुम तो बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता दुनिया कैसे चल रही है, ये है असली चीजें। तो मुझे याद आता है कि शायद 6ठी 7वीं क्लास में पहली बार हमारी क्लास से एक छठा हुआ बच्चा था, कुछ किताब लाया था, कुछ फोटो वोटो थी उसमें ऊट पटांग सी, हम सब ने देखी, हम समझ भी नहीं पाए कि ये सब क्या है, पर ये हमें पता लगा कि इसको देखने से आदमी बड़ा माना जाता है, स्मार्ट माना जाता है। लेकिन तब भी क्या था कि एक रिसेस में एक कोने में जाके 2-3 लोग बैठ के देख रहे हैं और जैसे टीचर दूसरी जगह से भागे वापस, और इतना ही एक्सपोजर हमारा हुआ करता था। 12वीं क्लास हो गई, कॉलेज में आ गए, उसके बाद भी वैसा एक्सपोजर नहीं था कि आप बिगड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं, ऐसा नहीं है। दुनिया बहुत कंट्रोल्ड किस्म की थी, रेगुलेटेड किस्म की थी। अब इंटरनेट की दुनिया है, आप जितने भी स्मार्ट माता पिता हों, आपके बच्चे आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। और अगर आपको लगता है कि आप इंटरनेट और मोबाइल और डिवाइसेस में उनका मुकाबला कर पाएंगे, तो आप बच्चे हैं, नहीं कर सकते, वो हमारे बस की बात नहीं है, संभव नहीं है। आप टाइप करते हैं मैसेज, एक एक उंगली ऐसे करते हैं, ऐसे करके आपको जैन टाइप करना है, जे, फिर देखा ए कहाँ, AIN, और वो फोन पे ऐसे टाइप करते हैं सामने देखते हुए, और गलत नहीं होता है, एक एक की सही दबाते हैं। आप उनसे मुकाबला करने का सोचते हैं, आपको प्लेटफॉर्म्स पता भी नहीं होंगे, वो उन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। 5 साल का बच्चा जब स्कूल जाने लगता है, उसी समय उसको पता लग जाता है कि क्या चीजें दुनिया में है, जो पहले पता लगती थी 15 के आसपास की उम्र में, 13 के आसपास की उम्र में। फोन आपने उसको दे ही रखा है ताकि हमें परेशान कम करे, फिर वो फोन में पहली बार सर्च करता है कुछ, अभी उसको ये नहीं पता कि सर्च हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं, तो बाप पकड़ लेता है, पिटता है बच्चा, फिर उसका स्कूल का फ्रेंड बताता है कि नहीं, इनकॉग्निटो जाना है। अगली बार से बच्चा स्मार्ट हो गया है, 6 साल का बच्चा स्मार्ट है, इनकॉग्निटो में वो सब देख रहा है जो आप नहीं चाह रहे थे, और जो आप देख रहे थे लेकिन आप नहीं चाह रहे थे कि वो देखे। बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसका एक्सपोजर का लेवल सोच के देखिए। ये हंसी मजाक में मैं कह रहा हूं, लेकिन बात की गंभीरता को देखना है। 6, 7, 8 साल के बच्चों का वो एक्सपोजर लेवल है जो पहले 14, 15, 16 की उम्र में होता था। मेडिकल साइंस इस बात को मान चुकी है। मैं जितनी बातें कोट कर रहा हूं, मैं हवा में कोट नहीं कर रहा हूं, मेडिकल साइंस की रिसर्चेस के बेस पे कोट कर रहा हूं। आपको आश्चर्य होगा, आज से 1 महीने पहले एक रिपोर्ट आई है, लगभग पूरी दुनिया में प्यूबर्टी की एज 1 साल कम हो गई है, जिसको टीनेज बोलते हैं कि 13 साल की उम्र में टीनेज आती है, बच्चियों को मासिक धर्म शुरू होता है। दुनिया भर में उसकी एज 1 साल कम हो गई है, और ये ऐसे नहीं हो गई है, ये एक्सपोजर से होती है। लड़के भी जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, जो हरकतें 15, 16, 18 में ठीक लगती हैं, किसी बच्चे के मन में भाव आने चाहिए, 8, 9, 10 में वैसी बातें हो रही हैं। ये तो फिर भी छोटी बात है, इसके बाद जो होता है तो बच्चे ही, एक्सपोजर बहुत बड़ा मिल गया है। जब वो नेट पे जाते हैं, तो नेट पे जो पिशाच बैठे हुए हैं दुनिया भर में, जो साइबर ठग हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो इसी ताक में हैं कि बच्चे मिल जाएं। उनको पता है कि बच्चे का मनोविज्ञान क्या है, वो हैकर्स हैं, वो हैक कर लेंगे कि उस बच्चे ने क्या क्या सर्च किया है, उसकी पूरी कुंडली खोल लेंगे कि बच्चे का इस समय मन कहाँ अटका हुआ है। अगर 9, 10, 11, 12 साल का कोई लड़का है जो कुछ ऐसे वीडियोस देख रहा था या इमेजेस देख रहा था, उसमें भी देख रहे हैं कि कैसी रेस, वाइट रेस उसको पसंद है, कि इंडियन तरह के लोग पसंद हैं, फिर उनकी तरफ से उसी रेस का वैसा ही सुंदर दिखने वाला व्यक्ति, फीमेल, और यदि कोई बच्ची है तो वो मेल, उससे इंटरेक्शन शुरू करेगा, उससे बातचीत होने लगेगी, धीरे धीरे उसको वो उलझाएगा अपनी बातों में।
वो बच्चा तो माँ बाप से छुप के कर रहा है सब, माँ बाप को पता ही नहीं है। और फिर वो उस बच्चे को प्रलोभन बहुत बड़े बड़े मिलेंगे। आपको ये सब नहीं पता है तो पता होना चाहिए, बहुत बड़े रैकेट चल रहे हैं इस समय दुनिया में। 11-12 साल का एक लड़का अपने कमरे में लैपटॉप पे वीडियो चैट कर रहा है, शायद एक ऑस्ट्रेलियन लड़की से जिसकी उम्र 21-22-25 साल है, और वो उससे मीठी मीठी बातें कर रही है। और फिर वो उससे कह रही है कि देखो, तुम इतने सुंदर हो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुम भी मुझे देखो। फिर वो अपने थोड़े से कपड़े उतारती है, उसको कहती है कि तुम भी ऐसा, वो तो प्रोफेशनल है, तुम भी ऐसा करो। और वो बच्चा जिसको कुछ नहीं पता कि ये दुनिया कैसी है, वो कुछ कर बैठता है, और ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। और जैसी ऐसी चीज होती है, उसके बाद खट से मैसेज आता है कि अगर 2 घंटे में इस अकाउंट में $500 जमा नहीं किए तो ये वीडियो क्लिप तुम्हारे पापा मम्मी, तुम्हारा इंस्टा अकाउंट मेरे पास है, इंस्टा अकाउंट में जितने तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उन सबके पास चला जाएगा, सबके ईमेल आईडी मेरे पास है। इसको बोलते हैं सेक्सटॉर्शन। और ये इस समय टीनेजर्स की दुनिया की सबसे बड़ी क्राइसिस है। बड़ी बात नहीं है कि हम में से किसी का बच्चा झेल चुका हो, बड़ी बात तब होगी जब उसने आपको बताया हो। और अगर आपको नहीं बताया है और आप इस खुशफहमी में कि ऐसा हमारे बच्चे को हो ही नहीं सकता, तो फिर कह रहा हूं कि हम इस बात से अनजान हैं कि हम किस स्थिति में हैं। अपने बच्चों से बात करना शुरू कर दीजिए। पहली बात तो ऐसा ना हो, और हो जाए तो आपसे बात कर लें। कई बच्चे झेल नहीं पाते, पैसा होता नहीं है, पैसा होता तो देते हैं। और $500 का मामला नहीं है, वो पहली बार का मामला है, उसके बाद फिर उतना मामला है, अगली बार फिर उतना मामला है। और ये ध्यान रखना है कि किसी बच्चे के साथ ये करने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग की जरूरत भी नहीं है। हम एआई के जमाने में हैं, डीप फेक से कुछ भी हो सकता है। किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो फोटोग्राफी बेस्ड ऐप है, सिर्फ इतना उसको कहना है कि ये फोटो है, सिंपल फोटो, स्कूल की फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, उसको देनी है और कहना है कि इस फोटो को एक ऐसी फोटो में तब्दील कर दो कि ब्लैकमेल किया जा सके। किसी के साथ भी हो सकता है। बस कल को कभी हम में से किसी का बच्चा हमसे ये कहे कि देखो पापा, देखो मम्मी, ये फोटो मेरी लग रही है पर मेरी है नहीं, तो उसको मारना पीटना नहीं है, भरोसा कर लेना है कि ऐसा हो सकता है। तकनीक इस लेवल पे है। और एक और टेक्नोलॉजी जो भी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, कभी भी आ सकती है लेकिन बन चुकी है। वो क्या करती है, एक फोटो देनी है और प्रॉम्प्ट देना है कि इस फोटो के बेस पे वीडियो बनाओ, और वीडियो में ये होना चाहिए। आप जो चाहेंगे वीडियो बन जाएगा, आपका ही बन जाएगा। आप वो नहीं है। और आप क्या, इस दुनिया के बड़े बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट्स नहीं बता पाएंगे कि ये वीडियो नकली है। इसको डीप फेक कहते हैं आजकल, डीप फेक। हमारे आपके बच्चे इस खतरे से गुजर रहे हैं, और ये आज नहीं तो कल हम सबके बच्चों को झेलना है। उन सबको समझाने की जरूरत है कि जब किसी से प्रेम भी करते हो, मान लीजिए आजकल बच्चों के प्रेम में क्या होता है, सबसे पहले पासवर्ड शेयर करते हैं कि तुम मुझसे प्यार करती है, हाँ तो पासवर्ड दे, तुम मुझसे प्यार करता है तो पासवर्ड दे। दोनों पासवर्ड देते हैं, फिर एक और आईडी बना लेते हैं अलग से, उसका पासवर्ड दे देते हैं। फिर उसके बाद भरोसा और कायम करना है। फिर रात को 2 बजे जब पेरेंट्स सो चुके हैं, फिर वीडियो कॉल करते हैं। भरोसा करती है, हाँ, तो फिर कपड़े उतार, वीडियो कॉल पे। ये खेल शुरू हो जाता है। अपने बच्चों को समझाना है, दुनिया का कोई भी इंसान कितना भी भरोसेमंद हो, ऐसी गलती ना करे। लड़का हो तो वो भी ना करे, लड़की हो तो वो भी ना करे। और ये हमारी पीढ़ी निकल गई है, हमें नहीं पता कि ये भी खतरे होते हैं। हमारी पीढ़ी में ये सब खतरे थे ही नहीं।
हमने कम से कम ये सब नहीं झेला। हमारी पीढ़ी में ये था कि गलती से आप कहीं हैं, नहा रहे हैं, किसी ने देख भी लिया, फोटो नहीं खींच सकता था। फोटो खींचने के लिए फोटोग्राफर बुलाना पड़ता था बाहर से, या तो हर आदमी फोन लेके घूम रहा है। और फोटो अगर खिंच गई, अगर आपको भी ऐसी मासूमियत आपके अंदर है कि मैंने फोटो खींच ली, मेरा फोन तो एयरप्लेन मोड पे है, मेरे फोन में ही है, बाहर तो गया ही नहीं, इसको बोलते हैं मासूमियत। अगर आपने फोन में फोटो खींच ली है और डिलीट कर दिया उसको, अगर आपको लगता है डिलीट हो गई, तो ये मासूमियत है। कोई सिंपल सा टेक्निकल एक्सपर्ट जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, 2 मिनट में फोटो बाहर निकाल लेगा, कितनी भी डिलीट करते रहिए अपने फोन से। और एक बार इंटरनेट पर चली गई तो दुनिया की कोई ताकत उसको परपेचुअल मेमोरी से डिलीट नहीं कर सकती। और दुनिया के इतिहास में जब तक दुनिया रहेगी, वो फोटो रहेगी, वो वीडियो रहेगा, कोई नहीं छिप पाएगा, कोई बच नहीं पाएगा। और जब बच्चे इस दौर से निकलते हैं, उनको एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, और उस समय उनको जरूरत होती है किसी ऐसे व्यक्ति की जो उनसे ठीक से बात करे, उनको समझे। अभी 2 महीने पहले एक वेब सीरीज आई है दहाड़ नाम की, अगर नहीं देखी है तो उसको देखिए, वो कई मामलों में अच्छी वेब सीरीज है। मैं उसका प्रचार करने के लिए नहीं आया हूँ, तो संयोग से मुझे अच्छी लगी तो बता दिया। जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसमें क्या है, उसमें एक पुलिस का एसएचओ है या डीएसपी है, शायद एक अधिकारी है पुलिस का। उसी के जुरिसडिक्शन में एक स्कूल में उसका बेटा पढ़ता है, और स्कूल से कंप्लेंट आई, कुछ बच्चे एक मोबाइल फोन एक कमरे के अंदर देखते हुए पकड़े गए हैं। वो मोबाइल फोन वही है जिसको उसका बाप ढूंढ रहा है किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो नंबर ट्रेस कर रहे थे, वही नंबर है। तो बाप और पुलिस की पूरी टीम भागी है, और प्रिंसिपल ने कहा कि वो बच्चे इस कमरे के अंदर हैं। अंदर गया तो उसका अपना बच्चा ही है। वो बच्चा क्रिमिनल नहीं है, वो तो गलती से फोन उसके पास आ गया, वो वाला जो फोन क्रिमिनल का था उसके पास आ गया। और तब वो पुलिस वाला देखता है कि उसका बच्चा और उसके 3-4 दोस्त वो सब वीडियोस देख रहे हैं जो 9-10 साल के बच्चे को नहीं देखने चाहिए थे। लेकिन उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, घर जाके वो पुलिस ऑफिसर अपने बच्चे के साथ बैठता है, और कम से कम 2-3 मिनट का सीन है। किसी फिल्म या वेब सीरीज में 2-3 मिनट का मतलब बहुत बड़ी बात होती है। जब हम फिल्म लिखते हैं तो हमारा टारगेट होता है कि कोई भी सीन 1 मिनट से ऊपर का नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, वरना लोग बोर हो जाते हैं। मैक्सिमम 1 मिनट होता है। 2-2.5 मिनट तक एक थीम पर बात चल रही है, इसका मतलब डायरेक्टर चाह रहा है कि ये बात ठीक से पहुंचे। और बाप अपने बेटे को सिखा रहा है कि बेटा ये चीजें इस रूप में नहीं होनी चाहिए, इस रूप में होनी चाहिए, सही उम्र में होनी चाहिए। और तुम जो वीडियो देख रहे थे उसमें लड़की को ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। लड़कियां ऑब्जेक्ट नहीं होती हैं, इंसान होती हैं। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन भी लड़की है। ध्यान रखना, जिससे प्रेम करो, जिससे शादी करो, वैसा ही सलूक करना जो चाहते हो कि तुम्हारी बहन के साथ भी हो। ये होती है बाप की जिम्मेदारी, ये होती है माँ की जिम्मेदारी कि जब बच्चे उस रास्ते पर जाए तो उनको थोड़ा समझाए कि क्या करने की जरूरत है। इस दौर में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ड्रग्स इतने आसानी से उपलब्ध हैं जो किसी और दौर में उपलब्ध नहीं थे। कंपटीशन जितना कभी नहीं था उतना आज है, इसलिए कोटा में ऐसी घटनाएं रोज सुनने को आ रही हैं हमारे सामने। ग्लोबलाइजेशन ऐसा है कि कम से कम आपकी कम्युनिटी में, क्योंकि आपकी कम्युनिटी एक रिच कम्युनिटी है, जनरली आपके बच्चे देश से बाहर यात्रा करेंगे ही करेंगे, ग्लोबल बिजनेस बनाएंगे, कोई ऐसा बिजनेस बनाएंगे जो कई देशों में चलता हो, तो उनको आना जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। एक ऐसी पीढ़ी जो ग्लोबल विलेज से कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, एआई की दुनिया में है, उसके ऊपर जितने खतरे हैं उतने कभी नहीं थे। इसलिए पहली बात जो मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि थोड़ा सा मुस्तैद हो जाने की जरूरत हम सबको है। बच्चों पे आरोप लगाना सबसे आसान काम है, तू है ही ऐसा, तू है ही वैसा। सही तरीका ये है कि हम समझे कि हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। मेरा तरीका ये है कि किसी विषय पर बात करने से पहले एकदम बेसिक बात से हम शुरू करें। कि जैसे मुझसे लोग कहते हैं कि भाई पेरेंट के तौर पे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि मैं कोई खास पेरेंट नहीं हूँ, तो आप मुझे कोई 30 मरघा ना समझें। मैं बहुत सामान्य किस्म का पेरेंट हूँ, तो
उतना ही बताऊंगा जो मैंने अनुभव से सीखा है, फेलियर से सीखा है। जिस मामले में मैं अपने बच्चे को नहीं समझा पाया, अब समझ में आया कि हाँ ऐसे होता तो और अच्छा होता, तो मैं उस अनुभव की बात कर सकता हूं। सबसे पहला सवाल अपने आप से यह पूछना है कि हम अपने बच्चों से चाहते क्या है, पर्पस क्या है हमारा। अगर पर्पस स्पष्ट है तो तरीके सारे मिल जाएंगे, अगर पर्पस स्पष्ट नहीं तो तरीके नहीं मिलेंगे। मैं अपने बच्चे को किस रूप में देखना चाहता हूं, अगर ये क्लैरिटी है तो सारे रास्ते क्लियर हैं। तो मैंने अपने आप से पूछा कि मैं अपने बच्चे की जिंदगी में क्या चाहता हूं। तो मैंने 4-5 एरोज निकाले कि क्या मैं ये चाहता हूं, ये चाहता हूं या ये चाहता हूं। एक चीज मैंने सोची कि मैं अपने बच्चे को सफल होते हुए देखना चाहता हूं, सक्सेसफुल। टाइम हो गया? ठीक है ठीक है, आप जितना कहेंगे 10 मिनट। ये छुप के बोल रहे 10 मिनट, तो मैंने खुल के बोल दिया। तो मेरे सामने 3-4 चीजें हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा सक्सेसफुल हो। सब चाहते हैं, आप भी चाहते ही होंगे। सक्सेस का मतलब है खूब पैसा हो, पावर हो, प्रसिद्धि हो, सामाजिक रसूख हो। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं ये चाहता हूं कि मेरा बच्चा कायदे का इंसान बने, उसमें एम्पैथी हो, पेरेंट्स से, परिवार से, दोस्तों से, समाज से अच्छा संबंध हो, कमिटमेंट्स पूरी करता हो। फिर मुझे लगा ठीक है कमिटमेंट्स, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा इतना मजबूत हो, स्मार्ट हो कि किसी भी चैलेंज को झेल सकता हो, घबराए नहीं। फिर लगा नहीं, मैं ये चाहता हूं कि मेरा बच्चा फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फिट रहे, स्वस्थ रहे। फिर मुझे लगा कि सब कुछ हो तो कितना अच्छा है, लेकिन तभी समझ में आया कि सब कुछ तो मेरे पास भी नहीं है, तो मैं कैसे उम्मीद करूं कि बच्चों में हो ही जाएगा। तब मैंने अंत में एक चीज लिखी कि एज ए पेरेंट मेरी सबसे पहली और आखिरी इच्छा ये होनी चाहिए कि मेरा बच्चा खुश रहे जीवन में। इससे बड़ी क्या इच्छा हो सकती है? आप कहेंगे कि हाँ सक्सेसफुल हो और खुश रहे, ठीक तो है, पर मैं ये कह रहा हूं कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सक्सेसफुल होकर दुखी रहे, और जैसी सक्सेस आप चाह रहे थे वैसी न मिलने के बाद भी खुश रहे। और अगर मुझे दोनों में से एक को चुनना हो कि सक्सेसफुल और दुखी, या कम सक्सेसफुल लेकिन खुश, तो एज ए पेरेंट मेरा पहला भाव क्या होना चाहिए? कि वो खुश रहे। क्योंकि मैंने तो ऐसे IAS IPS अधिकारियों को देखा है जिन्होंने आत्महत्याएं कर ली हैं, उनसे बड़ा सफल कौन होगा? मैंने ऐसे बड़े बड़े टाइकून्स को देखा है बिजनेस की दुनिया के, जो खुश नहीं है, जिनसे बात करो तो लगभग रोते रहते हैं रात दिन, लेकिन टाइकून्स हैं, बहुत अमीर लोग हैं। तो मैं ऐसा क्यों चाहूं कि मेरा बच्चा ऐसा हो? तो मैंने एक पिरामिड बनाया जो शायद आपके काम का भी हो। मैं एकदम क्लियर हूं, मैं अपने बच्चे से हमेशा ये बात करता हूं कि भैया मुझे सबसे पहले ये चाहिए कि तुम खुश रहो, बाकी सब सेकेंडरी है। उसके साथ हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो मुझे तुम्हारी खुशी से मतलब है, बाकी सब बातें बात की। खुशी कैसे आएगी? खुशी इस बात से आएगी कि मैं उसके ऊपर अपनी इच्छाएं थोपूं नहीं, समझाऊं, परसुएट करूं। अगर मुझे लगता है कि वो गलत रास्ते में, तो मैं समझाऊं कि बेटा ये रास्ता गलत है, रीजन बताऊं, डिस्क्राइब करूं, उसे सही रास्ते पर लाऊं, समझ जाएगा। क्यों नहीं समझेगा बच्चा? पर मैं अपनी जिद में उसके ऊपर उसका करियर इंपोज करूं, नहीं तुम्हें यही करना होगा, तुम्हें इससे ही शादी करनी होगी, तुम्हें ऐसे ही जीवन जीना होगा। तो मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो बहुत सफल हैं और अपने माता पिता से, स्पेशली अपने पिता से नफरत करते हैं। नफरत बहुत भारी शब्द है, लेकिन वो नफरत ही करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पिता ने मुझे जबरदस्ती ये विषय दिलवाया, इंजीनियरिंग करवा दी, मेरी इच्छा नहीं थी। मेरे पापा ने मुझे जबरदस्ती IAS का एग्जाम दिलवाया, मेरी इच्छा एकदम नहीं थी, मेरी इच्छा सिंगर बनने की थी। क्योंकि मैं पढ़ने में ठीक था, मैं बन भी गया सिविल सर्वेंट। मैं सिविल सर्वेंट हूं, मैं नौकरी कर रहा हूं ठीक से, पर मुझे मजा नहीं आता है, मैं रोज दुखी होता हूं। और आज भी मेरे पिताजी मुझे कहते हैं, उसने कहा कि मेरे पिताजी मुझे रोज धमकी देते थे कि अगर ये काम नहीं किया तो मैं सुसाइड कर लूंगा, ये कर दो वरना मैं ये कर दूंगा, ये कर दो वरना मैं वो कर दूंगा। और हमारा पूरा परिवार उनके खौफ में जिंदगी जीता रहा। हम सब सफल हैं उनके दबाव की वजह से,
पर 3 दिन पहले मेरे पापा ने फिर, ये बात 10 साल पहले की कर रहा हूँ मैं, 3 दिन पहले मेरे पापा ने मुझे फ़ोन किया मेरी शादी के लिए। अब मुझे मार पीट के सिविल सर्वेंट बना दिया है, जो मेरा मन नहीं था। आप कह रहे हैं बेटा लड़की फाइनल कर दी है, इससे शादी करनी है, और मैं किसी को जबान दे चुका था। मैंने कहा पापा मेरी किसी से बात हो गई है। बोले बेटा आत्महत्या कर लूंगा। और उसने कहा कि आज मेरे मन में पहली बार आया कि बोलूं कि कर लो। मैं रोज करूं इससे अच्छा आप एक बार कर लो। मैं 15 साल से कर रहा हूं, एक बार आप भी कर ही लो पापा। अगर इतना इंपोज करके आपने सफल बना भी दिया तो अपने प्रति जो नफरत पैदा कर लेंगे वो ज्यादा भारी पड़ेगी। इसलिए बच्चे की खुशी का मतलब है ऑटोनॉमी, उसकी इच्छा का सम्मान। हाँ जहां वो गलत है समझाइए, परसुएट कीजिए, कन्विंस कीजिए, दबाव नहीं। जिसकी जिंदगी में एक मिशन हो, अपने मन का काम हो, और ठीक ठाक से रिश्ते हों, 2-4, 1-2 बढ़िया दोस्त हों, परिवार ऐसा हो कि जहां आके उसको मजा आता हो, शाम को घर आते हुए अच्छा लगे, ये नहीं कि अब रात गुजारने के लिए जाना ही होगा। उससे सुखी जीवन किसी का नहीं है। और इसलिए मेरा तो उसूल ये है कि दबाव डालकर अपने बच्चे से कुछ भी ना करवाना है, ना सोचना है। उसके बाद सारी बातें आती हैं। नंबर 2 पर मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा एक कायदे का इंसान बने, उसमें एम्पैथी हो, माँ बाप के संघर्षों को समझता हो, समाज को समझता हो, परिवार का महत्व समझे। इतना ही नहीं, आप तो जैन समाज से, और मैं भी कई मामलों में मन से बहुत नजदीक हूं। मैं सिर्फ शाकाहारी होने के नाते नहीं, मैं उसी तरह का व्यक्ति हूं जो आपके समाज में ज्यादा होते होंगे। अगर मैं बैठा हूं और कोई मच्छर वहां उड़ रहा है या चींटी गिर गई है तो मैं उसको उठा के बाहर छोड़ के आता हूं कि मर ना जाए, वो मेरी वजह से ना मरे कम से कम। तो मेरा स्वभाव वैसा है। और मतलब मुझ पर हंसते भी हैं कई लोग, हमारे परिवारों में इस बात पे हंसते हैं, पर उनके हंसने से मुझे क्यों फर्क पड़ना चाहिए? अगर मैं अपने किसी विचार में पक्का हूं तो हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा एक एक प्राणी के प्रति लिबरल हो, एम्पैथेटिक हो। और मैंने पाया कि इसका एक बड़ा अच्छा तरीका है। हमने अपने घर में एक पेट पाला कुछ समय पहले, अभी उसकी कुछ दिन पहले मृत्यु हो गई। और मैंने पाया कि एक पेट के होने मात्र से घर के सब लोग ज्यादा संवेदनशील हो गए। उसके प्रति नहीं, सबके प्रति हो गए। उसको दर्द होता है तो हमें सबका दर्द समझ में आने लगा। इतना फर्क पड़ता है सिर्फ इस बात से कि आपने उसकी एम्पैथी के लिए ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की या नहीं की। और तीसरी बात, क्योंकि समय पूरा हो गया, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, नंबर 3 पर एक ही चीज आती है कि आपका बच्चा स्मार्ट हो, दुनिया को हैंडल कर सकता हो। एकदम रीसेंट एग्जाम्पल 4 दिन पहले का है, आखिरी एग्जाम्पल के बाद खत्म करता हूं। एक बच्ची है जिसने मेरा दिल जीत लिया 3 दिन पहले। उत्तर प्रदेश की 10वीं क्लास की बोर्ड की टॉपर है। उसका नाम है प्राची निगम शायद। उस बच्ची का जो गेटअप है थोड़ा सा अलग है। उसकी थोड़ी सी मूंछ है, हल्की सी दाढ़ी है, जो कि बहुत रेयर बात नहीं है। लड़के और लड़की में उतने अंतर नहीं होते जितने हम सोचते हैं। आजकल हम जब स्टडीज करते हैं जेंडर में, इस बात को समझते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों में भी, महिलाओं में भी, पुरुषों में थोड़ा ज्यादा है, महिलाओं में थोड़ा कम है। और यदि किसी महिला में थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो थोड़ा सा चेहरे पर बाल आ जाते हैं। हार्मोनल थेरेपी करवा लो तो ठीक हो जाता है, इतनी सी बात है। अब उस बच्ची को पढ़ने में बहुत मन लगता है। उत्तर प्रदेश बोर्ड का टॉपर होना मजाक नहीं होता है। उत्तर प्रदेश बोर्ड बहुत मुश्किल बोर्ड होता है। उसकी टॉपर है वो, पर उसे चेहरे पर थोड़े से बाल हैं। जब उसने टॉप किया उसके इंटरव्यूज आए, और हमारे बदतमीज समाज ने, हमारे गंदे समाज ने उस बच्ची की मेहनत की तारीफ जितनी की, उससे ज्यादा उसके लुक्स को ट्रोल किया, गंदे गंदे कमेंट किए। और सोच के देखिए, 10वीं क्लास का बच्चा जिसकी उम्र 15 साल होगी, जो पढ़ने में इतना डूबा हुआ है कि फर्स्ट रैंक लेके आ रहा पूरे स्टेट में, उसकी मेहनत पर बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि उस लड़की के चेहरे पर बाल कैसे हैं। कैसा भद्दा समाज है हमारा। 2 दिन बाद उसका फिर एक इंटरव्यू आया, और उसने इंटरव्यू में क्या कहा, थोड़ी दुखी आवाज में कहा कि इतनी ट्रोलिंग हुई, मुझे, मेरा मन करता है काश मैं टॉप ना करती। ये हमारे समाज के मुंह पे थप्पड़ है, तेज थप्पड़ है, जो लगना भी चाहिए। लेकिन जो मैं आखिरी बात आपसे कह रहा हूं वो इसके बाद की है। उसके 2 दिन बाद फिर उसका एक इंटरव्यू आया, जो मैंने कल देखा।
और उसने कहा कि ट्रोलिंग हुई बहुत, लेकिन मुझे खास फर्क नहीं पड़ रहा, मैं ठीक हूं, इसी बहाने फेमस भी हो गई। और रही बात इसकी, तो ये तो जब चाहूंगी ठीक कर लूंगी, इसमें ऐसी कौन सी बात है। सोशल मीडिया की एंजाइटी हमारे दौर के सबसे बड़े खतरों में से एक है। बच्चे फोटो डालते हैं, लाइक कम आते हैं, एंजाइटी हो जाती है। और ऐसे में किसी बच्चे को लाखों लोग ट्रोल करें और वो कहे कि खास दिक्कत नहीं हुई, तो समझ लीजिए उसके पेरेंट्स ने बहुत कमाल किया होगा कि उनका बच्चा इतना साहसी है, इतने बड़े पैमाने की ट्रोलिंग झेल सकता है। अपने बच्चों को ऐसा बनाने की ज़रूरत है, और ये हम सबके साथ होना है। कल कोई ना कोई हमारी फ़ोटो आएगी बाहर, मैं तो झेल चुका हूँ कई बार, मैं तो अक्सर झेलता हूँ उन चीज़ों को, सबको झेलनी है। कोई आपकी फ़ोटो आएगी, 4 गालियाँ पड़ेंगी, और हम सबकी नेचर क्या है, 10 तारीफ हमको नज़र नहीं आती, एक बुराई हो, सारा फोकस वहाँ चला जाता है। रात दिन परेशान रहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, नींद उड़ जाती है। और ऐसे में राष्ट्रीय स्तर की ट्रोलिंग को 10वीं का बच्चा झेल ले, तो मान लीजिए कि ये पेरेंटिंग है जो उनके पेरेंट्स ने की है। तो इतने कम समय में ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन अब क्योंकि है ही नहीं समय तो क्या करें, तो इस बात को मैं यहीं विराम दूंगा। मैं आपके बिजनेस से बात नहीं कर पाया क्योंकि मुझे समय का होश नहीं रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस ये कहना चाहूँगा, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, विल बी टेकिंग अवर Q&A सेशन, तो फिर आप भी अपने कुछ क्वेश्चन तैयार रख सकते हैं जो सर से पूछना चाहें। मैं चाहूँगा जो कुछ सवाल हमने सर आपसे डिस्कस किए थे नहीं, आपसे क्या पूछना, आप क्या कवर कर देंगे और क्या छोड़ देंगे ये मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने कहा मैं अपनी पूरी तैयारी करके आऊँ, एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ और टीचर सामने बैठा है। तो सर जो हमारी बात हुई थी, अभी आपने कहा जैनिज़्म में अहिंसा परमो धर्म, हम किसी जानवर, किसी आदमी को चोट ना लगे उसके बारे में तो बहुत बात करते हैं, बट आपसे जब डिस्कशन होता है हम मानसिक हिंसा के बारे में बात नहीं करते। जो दिमाग के अंदर हमारी हिंसा, हम किसी को हिंसा पहुंचाते हैं और कोई हमें हिंसा पहुंचा रहा है, हम उसके बारे में कोई बात नहीं करते, ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि जो गहरे कंसेप्ट्स हैं उनको समाज के लोग आसान करके समझते हैं। अहिंसा एक बहुत गहरा विचार है। महात्मा गांधी ने भी खुल के ये बात कही कि मैंने अहिंसा का विचार जैन दर्शन से लिया, महावीर जी से लिया। अहिंसा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी जानवर को नहीं मार रहे, आप नॉनवेज नहीं खा रहे, वो तो बहुत छोटी सी बात है, अहिंसा के समूह का छोटा सा हिस्सा है। अहिंसा की बात जब गहराई में होती है तो 3 तरह की बात होती है, एक मानसिक अहिंसा, वाचिक अहिंसा और कायिक अहिंसा। कायिक अहिंसा का मतलब है कि मैं अपने शरीर से, अपने हाथ से, पैर से किसी को चोट ना पहुंचाऊं, जो कि हम सब समझते हैं। वाचिक हिंसा का मतलब होता है, या वाचिक अहिंसा का मतलब होता है कि मैं अपनी वाणी से किसी को परेशान ना करूं। तो यदि मैं किसी को गाली दे रहा हूं तो वाचिक हिंसा है, सीधी सी बात है। दोस्तों के बीच में आपस में गालियां दे रहे हैं वो ठीक है, वो तो मनोरंजन की बात हो गई, लेकिन आप किसी को परेशान करने के लिए गाली दे रहे हैं, या किसी व्यक्ति का एक पैर ठीक नहीं है, आपने उसको लंगड़ा कहा, एक तो वो बेचारा पहले परेशान है, आपने उसको लंगड़ा कह के उसका पूरा दिन खराब कर दिया, उसको इतना बेचैन कर दिया, ये वाचिक हिंसा है। इससे तो अच्छा होता कि आप एक थप्पड़ मार लेते हो उसको, तो पूरा दिन तो खराब नहीं होता। पूरा दिन खराब किया, उसको एंग्जाइटी में डाल दिया, ये वाचिक हिंसा है। और उससे अगले स्तर की है मानसिक हिंसा। अगर आप अपने मन में किसी को दबाव डालते हैं या सोचते हैं कि मैं इसके साथ ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, मसलन आपका बच्चा चाहता है कि मैं एक्स विषय पढ़ूं, और आपने कहीं से सीखा हुआ कि ना, इंजीनियर तो बना के मानूंगा तुझे मैं। आपने पहले मानसिक हिंसा की कि तुझे मेरे हिसाब से जीना है, ना कि अपने हिसाब से जीना है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये मानसिक हिंसा। मैं जानता हूं इस बात से आप में से कईयों को दिक्कत हो रही होगी, पर मैं तो सच ही बोलूंगा। अगर आपने मन में ठान लिया है कि कोई मेरे हिसाब से ही जिएगा, ये मानसिक हिंसा है। अगर आपने वाणी में ये बात कहनी शुरू कर दी है और नहीं मानते तो डांट रहे हैं उसको, ये वाचिक हिंसा है। जब इन सब से काम नहीं चलता फिर मार पिटाई शुरू होती है, उसके बाद वो तो बहुत बात की बात है, लेकिन उसके पहले कितने स्तरों की हिंसाएं तो हो चुकी हैं। इसलिए
कायदे का इंसान मेरी नज़र में वो है जो बहुत डेमोक्रेटिक हो, अपनी इच्छाएं न थोपता हो, दूसरों की इच्छाओं का सम्मान करे, तो आप कायदे में अहिंसक हैं। वरना आप दो स्तरों पे हिंसक हैं, केवल बाहरी स्तर पे अहिंसा करके खुशफहमी के शिकार हैं। सर ये जो बात है कि हम अपने बच्चों की जो भी वो करना चाहते हैं, बट आज जो माँ बाप होते हैं वो संघर्षों से निकल के आए होते हैं, और जैन कम्युनिटी में स्पेशली जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने आज अपना बिजनेस बनाया, वो उन्होंने इतना एक्सपीरियंस गेन किया है, मेरे हिसाब से बस वो अपने बच्चे को शायद गरीब नहीं देखना चाहते, वो एक चाहते हैं कि वो एक सक्सेसफुल बन जाए, उसका नाम हो जाए समाज में, इसलिए उसको एक तरफ पुश भी करते हैं। तो क्या वो उसको हिंसा ना करते हुए उस तरफ कैसे पुश किया जाए? देखिए, जैन समाज में ये चिंता कि बच्चे गरीब ना हो जाएं, ये तो लाजमी चिंता है नहीं। जितना मैं समझता हूँ आपके समाज को, क्योंकि पूरे देश में कुल मिला के 44 से 46 लाख आबादी है। 44 लाख 2011 में थी, मैं अनुमान कर रहा हूँ कि 24 में वो 47 लाख के आसपास मैक्सिमम होगी, क्योंकि जैन समाज की ग्रोथ रेट भी सबसे कम है, 5% के आसपास डेकेडल ग्रोथ रेट है। तो 15 साल में 7% मान लीजिए, इससे हमारे 3 लाख और बढ़ गए होंगे, 47 लाख के आसपास होंगे लगभग। इतनी ही आबादी है, और ये भारत की नहीं दुनिया भर की बता रहा हूँ मैं, भारत तो है ही। और इतनी आबादी के पास जितने रिसोर्सेज हैं वो इतने हैं कि 10-20 करोड़ लोग भी पल जाएंगे आराम से, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे गरीब ना हो, तो आप ऐसा तनाव मत लीजिए। मैं ये बात मैं और ये बात मैं 2 वजहों से कह रहा हूँ। मैंने आज तक जैन और सिख समाज में गरीब लोग नहीं देखे। मतलब ये देखा है कि कुछ लोग मध्य वर्ग में हैं, निम्न मध्य वर्ग में हैं, लेकिन कोई भीख मांगता हुआ जैन दिखेगा या सिख दिखेगा, ऐसा दुनिया में नहीं दिखता है। और ये बड़ी बात है। यहूदियों के साथ भी ऐसी बात है, नहीं दिखते हैं, तो ये बात है उनके बारे में। दूसरी बात और भी अच्छी है, बाकी समाजों में ये हो सकता है कि बाप ने खूब पैसा कमाया, माँ ने खूब पैसा कमाया, और बाद में बच्चों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। आपके समाज में ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जैन समाज में उद्यम का मामला है, और उद्यमियों को अच्छे से पता होता है कि पैसे की सेफ्टी कैसे करनी है। तो वो इतनी इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स और वो सब करके रखते हैं कि बच्चा कितना भी नालायक हो, सड़क पे आना ही पड़े तो वो आएगा, हम तो नहीं आएंगे। अगर कभी हमारे परिवारों में ऐसा हो सकता है कि भाई माँ बाप ने नौकरी की, हम तो नौकरी वाले परिवारों से हैं, हमारे पूरे खानदान में मैं लगभग अकेला हूं जो उद्यमी है, बाकी सब नौकरी करने वाले लोग हैं। मैंने भी शुरू में नौकरी की थी। तो क्या होता है कि जिंदगी भर कमाते हैं, फिर एक घर बनता है, फिर बच्चा कहता है कि पेंशन के पैसे मुझे अपना उद्यम करना है या कुछ करना है। पेरेंट्स इमोशनल हो जाते हैं कि बच्चा ही तो है, उसको पैसे दे देते हैं। फिर 2-4-5 साल बाद नीयत बदल सकती है बच्चों की, फिर एक दिन घर से बाहर फिकवा देंगे पेरेंट्स को, ऐसा हो सकता है, जैसे हमने कुछ घटनाएं देखी। अब ये पेरेंट्स मूर्ख पेरेंट्स हैं, इन्होंने जिंदगी भर मेहनत करके घर बनाया, बच्चे को दे दिया, पेंशन के पैसे बच्चे को दे दिए, जो सेविंग्स थी बच्चे को दे दी। हर बच्चा उतना लायक थोड़ा, इतना संवेदनशील थोड़ा है। समझदार पेरेंट्स ऐसी भूल कभी नहीं करते हैं, और मुझे अच्छे से पता है कि आपके नहीं होता होगा। लेकिन तीसरी बात जो आपका सवाल था वो ये कि हम चाहते कि हमारे बच्चे अच्छा करें, नाम